वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि हम हमारे पार्ट 1 में हमने हिमालय के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, तो हिमालय के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हम हिमालय के बारे में यहाँ तक पढ़ लिया। आज हम आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो अपने पूर्व देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय के को 3 भागों में बांट सकते हैं। जो पूरे देशांतरीय विस्तार है ना इसका, उसके साथ इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। चलिए देशांतरीय में हम देखते हैं। यहाँ देखिए, ये हमारा हिमालय, अच्छी तरह से देखिए इसको। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या होता है, देखिए हिमालय को अगर हम देशांतर मतलब हमारी ये वाली रेखाएं होती है, तो देशांतर मतलब ये वाली रेखा मतलब लॉन्गिट्यूड वाली। तो इसके अनुसार हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसके अनुसार हम 1 2 3 भागों में हम इसे 1 2 3 इस तरीके से ऊपर फिर नीचे फिर इधर इस तरीके से 3 भागों में जो है विभाजित करेंगे। चलिए फिर बताते हैं कौन से 3 भाग हैं वो। ये देखिए, इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। ये जो श्रृंखलाएं होती है ना, जो मैंने भी आपको बताई, 3 भागों में बांटते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है और सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। जो सबसे उत्तर में जो स्थित, मैंने बताया 3 भागों में बांट रहे हैं, तो सबसे उत्तर में क्या है? सबसे उत्तर में महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री जिसे कहते हैं, वो श्रृंखला सबसे ऊपर है। ठीक है, ये हमने देख लिया, हिमाद्री सबसे ऊपर है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। सतत मतलब बिल्कुल सीध में, ये कंटिन्यूअस है, मतलब एकदम साथ में है, यूं तरीके से यूं है, बीच में कोई गैप नहीं, बिल्कुल सतत श्रृंखला है। जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर मिले। 6000 मीटर की ऊंचाई वाले, ये देखिए हिमालय पर्वत कितने बड़े बड़े, तो 6000 मीटर की ऊंचाई वाले होते हैं। हमारे नॉर्थ की बात कर रहे हैं, हम उत्तर की बात कर रहे हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। इसमें क्या है, ये जो हमारा उत्तरी, जो हमारा महान आंतरिक हिमालय या हिमाद्री है उत्तर वाला, उसमें कई तरीके के शिखर होते हैं। तो चलिए किस तरीके के शिखर हैं देख लेते हैं एक एक करके। माउंट एवरेस्ट है हिमालय में, जो नेपाल में है। इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है 8848। आप सबने जाना होगा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना बड़ा ही मुश्किल काम है। इसी वजह से माउंट एवरेस्ट पे कुछ ही लोग चढ़ पाए, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है और ऊंचाई भी इसकी बहुत ज्यादा है। कंचनजंगा उसके बाद आता है, जो भारत में है, और इसकी ऊंचाई 8598 किलोमीटर है, सॉरी इन मीटर, तो मीटर में है ये। ठीक है, ये देख लीजिए, भारत का ही आपको याद रखना है कंचनजंगा। मैं आपको ये बता देता हूँ कि कंचनजंगा कहाँ पे है, सिक्किम में। अब चलिए आगे चलते हैं। मकालू शिखर कहाँ पे है? तो मकालू शिखर नेपाल में है और इसकी ऊंचाई कहाँ पे कितनी है? 8481। धूलागिरी ये भी नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 8172। नंगा पर्वत ये भारत में और इसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। अन्नपूर्णा पर्वत ये भी नेपाल में, इसकी ऊंचाई है 8078 मीटर। नंदा देवी ये भारत में, उत्तराखंड के उधर है, इसकी ऊंचाई है 7817। कामेट ये भारत में है पर्वत, इसकी ऊंचाई है 7756। नामचा बरुआ ये भी भारत में है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7756। और फिर गुरुला मंदाता ये नेपाल में है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 7728 मीटर। तो भारत की बात हो गई और नेपाल की बात हो गई, वहां पे ये ऊंचे ऊंचे हिमालय के शिखर। अब मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ हिमालय के शिखर कहाँ कहाँ पे। ये हमारा हिमालय हमने यहाँ देखा, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये ऊपरी वाला भाग यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला जो भी भाग है ना, सॉरी गलत बन गया, ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला, ये जो भाग चल रहे हैं ऊपर वाला, ये हमारा पूरा का पूरा, ये जो देख रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो भाग है ना ऊपरी वाला, ये हमारा हिमाद्री है, पूरा का पूरा वहां से लेकर वहां तक, तो पूरा क्या है? हिमाद्री है। ठीक है, ये आपको पता लग गया। चलिए
अब आपको ध्यान रहेगा हिमाद्री क्या है। अब हम आगे देखते हैं, चलिए आगे चलते हैं। महान हिमालय की विलय की प्रकृति असममित है। ये जो महान हिमालय है हमारा, उसकी जो प्रकृति है ना, वो असममित है। मतलब ये जो है क्या है, टुकड़ों में फैला हुआ। क्या है, टुकड़ों में है। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, इस तरीके से है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। और जो क्रोड है ना, इसका जो आंतरिक भाग है इसका, वो किसका बना है, वो ग्रेनाइट का बना है। हिमालय का जो आंतरिक भाग है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला हमारे बर्फ से ढकी रहती है। आप सब जानते हैं बर्फ से ढकी रहती है, नॉर्थ वाली, उत्तर वाली। तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। हिमानियों मतलब जो हिमालय से निकलती है, वो वाली नदियों का प्रभाव होता है। ठीक है, वो जो नदियां हैं उनके नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम, क्या है, सबसे अधिक असम। जो हिमाद्री है उसका जो दक्षिण है, उसमें जो स्थित श्रृंखला है सबसे अधिक असम है, मतलब सेम नहीं है। एवं हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। हमने देख लिया ऊपरी वाला हिमालय। अब हमने एक और हिमालय देखा, कौन सा, निम्न हिमालय। कौन सा देखा भाई, निम्न हिमालय देखा। महान हिमालय की बात तो हमने कर ली। फिर उसके बाद हमारा दूसरा हिमालय क्या है, निम्न हिमालय। तो हिमाद्री जो है, जो उत्तर का है, उसके दक्षिण में अगर हम बात करें तो हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। तो उसके जस्ट नीचे जो है, ये है निम्न हिमालय, हिमाद्री के जस्ट नीचे। मैंने बताया तीन भागों में, पहला भाग हिमाद्री हो गया, दूसरा निम्न हिमालय या हिमाचल भी कह सकते हैं। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। ऐसी शैलें जो परिवर्तित होती रहती है। आप सब जानते हैं कई तरीके की परिवर्तित शैलें होती है, आग्नेय हो गया, कायांतरित हो गया, या फिर दूसरी अवसाद हो गया। तो इस तरीके की शैलें होती है, उन सबसे हुआ है इसका निर्माण। तो इसकी ऊंचाई जो है 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है। ये मध्य में है, इसलिए मध्य की वाली ऊंचाई है इनकी। और इनकी चौड़ाई जो है वो 50 किलोमीटर है। इनकी चौड़ाई कितनी है, इनकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि ये हमारा 50 किलोमीटर यहाँ पे हो गया। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। और इसमें जो हमारा निम्न हिमालय है ना, इसमें जो पीर पंजाल श्रृंखला है वो सबसे लंबी है और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है इस निम्न हिमालय में। धौलाधर है एवं महाभारत है, ये श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है जो हमारे निम्न हिमालय में। ठीक, मैंने आपको बताया था हिमाद्री, उसकी जस्ट नीचे वाली पूरी वहां से वहां तक अरुणाचल प्रदेश तक जाती हुई, तो वहां से वहां तक की जो मध्य वाली है निम्न श्रृंखला, उसमें अगर देखें तो धौलाधर है, महाभारत है, वो सब आते हैं, जो नेपाल में है महाभारत। इस तरीके की चीजें जो है आ जाती है। पीर पंजाल जो हमारे कश्मीर के उधर है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। कुल्लू की घाटियां आप सबने देखा ही होगा कुल्लू को। तो कुल्लू की घाटियां भी हमारे मध्य वाले निम्न हिमालय में है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। और ये क्षेत्र है हमारा दूसरे नंबर का निम्न हिमालय, हिमाचल, जो पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। तो ये सारी चीजें हमें निम्न हिमालय में मिलती है। ठीक है, देख लिया हमने। अब आगे चलते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। और ये हमारी तीसरी हो गई। कौन सी, तीसरा हमारा भाग कौन सा हो गया, शिवालिक। दो भाग तो हमने पढ़ लिए, ये हमारा तीसरा भाग है, वो है शिवालिक। ठीक है, ये सबसे बाहरी श्रृंखला है हमारी। ऊपर देख लिया हमने, फिर मध्य में निम्न, हिमाद्री निम्न, और फिर शिवालिक सबसे तीसरे नंबर पे। अब इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। तो 900 से 1100 मीटर के बीच जो है इनकी ऊंचाई होती है, और चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। ऊंचाई तो कम होगी क्योंकि ये हमारे तीसरे नंबर पे आ रहे हैं उत्तर से, अगर हम देखें तो।
ये श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। भी तीसरे नंबर पे शिवालिक, उसके जस्ट बाद हमारे जो है उत्तरी मैदान शुरू हो जाते हैं। तो जो हिमालय की नदियां हैं वो यहाँ पे कई तरीके के पत्थर वगैरह अवसाद जो है छोड़ देगी। तो ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। जलोढ़ मतलब जो हमारी जलोढ़ भूमि होती है, जो उपजाऊ होती है, उससे ढकी हुई है, जो पत्थरों से मिलकर बनी है, जो नदियां लेके आई है हिमालय से। तो ये यहाँ पे हमारा शिवालिक जो है वो हो गया तीसरे भाग का। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। और जो हमारा निम्न हिमाचल है और जो शिवालिक है उनके बीच में भी एक स्थित है लंबवित घाटी। लंबवत घाटी है जिसको दून के नाम से जानते हैं। हमने तीन भाग तो पढ़ ही लिए, मगर इन तीनों में से जो निम्न और शिवालिक है उनके बीच में भी दून होते हैं। और कुछ प्रसिद्ध दून है क्या, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। तो इस तरीके से हमने जो है तीनों भाग पढ़ लिए और उनमें से दो भाग जो थे उनके बीच का जो है एक लंबवित घाटी भी देख ली जिसे हम दून कहते हैं। ये प्रसिद्ध दून है देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। हमने तीन भाग पढ़ लिए। आपको दोबारा से आपके चित्र में बता देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिए, ऊपर हमने देखा था क्या मिलता है हमारा, ऊपर हमारा हिमाद्री, फिर उसके नीचे हमारा निम्न हिमालय जहाँ पे पीर पंजाल हो गया, ये सारी जो है पर्वत श्रृंखलाएं थी, नामचा बारवा, ये सब पर्वत श्रृंखलाएं थी। फिर हम आगे जाते हैं, ये पूरी पूरी पर्वत श्रृंखला यहाँ तक थी। और फिर शिवालिक, शिवालिक भी जो है पूरे यहाँ तक आता है। ठीक है, तो ये शिवालिक हो गए। अब शिवालिक जो है उसकी बात हम कर रहे हैं, जिसमें हमने कई सारी चीजें देख ली शिवालिक में। ठीक है, ये हमारे तीसरे नंबर के क्या हो गए, शिवालिक। अब ये निम्न और शिवालिक के बीच में भी एक है श्रृंखला, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम दून कहते हैं। बीच में है क्या, दून। यहाँ बीच में क्या है, यहाँ बीच में दून से। ठीक है, ये आपको पता लग गया। चलिए आगे चलते हैं। दून तो हो गए, अब आगे देखते हैं भाई क्या है। हमने दून देख ली। दून तीन तरीके के होते हैं, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। तो उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त, ये हमने उत्तर दक्षिण देख लिए, इसके अतिरिक्त जो हिमालय है उसे पश्चिम से पूर्व की स्थिति में भी दो तीन भागों में जो है विभाजित किया गया है। तो इसे जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है अगर देखें तो विभाजित किया गया है। ठीक है, तो पश्चिम में कोई एक है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से विभाजित इसको किया गया है। तो हमने उत्तर दक्षिण का देख लिया, अब पूरा पश्चिम का भी देखेंगे इस तरीके से विभाजित हो रहे हैं पूरा पश्चिम में। चलिए देखते हैं। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। तो इनका जो वर्गीकरण है वो नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। इसके आधार पर नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर, तो भाई नदी घाटियों में कौन कौन सी, कहां से कहां तक नदियां हैं, वहां से वहां तक वो पूर्व से पश्चिम से पूर्व स्थित होगी। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं। अब हम पूरब से पश्चिम में चल रहे हैं, ये देखिए हिमालय। अब हम पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ देखेंगे कौन कौन से हिमालय आते हैं। हमने पहला क्या देखा, सतलुज। एक तो नदी सतलुज हो गई, और दूसरी कौन सी नदी थी, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी एरी, सतलुज नदी एरी। चलिए देखते हैं सतलुज कहाँ तक है, सतलुज यहाँ तक है, सिंधु जो है ऊपर तक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया है ना हिमालय का, उसे हमने क्या बोला, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पंजाब हिमालय, क्योंकि पंजाब हरियाणा के उधर है, पंजाब हिमालय हमने बोल दिया। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया क्या बोला, पंजाब हिमालय। चलिए हमारा पंजाब हिमालय आ गया, सिंधु से सतलुज तक का पंजाब हिमालय। आगे चलते हैं उसके बाद। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। मगर कश्मीर में और इस तरीके से हिमाचल हिमालय के नाम से भी इसको हम जानते हैं, भाई यहाँ पे वो है, कश्मीर में ये एक तरीके से, तो मगर पंजाब हिमालय हमने इसको कॉमनली नाम दिया। तो सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और ये जो सतलुज है ना, यहां तक हमने देख लिया सिंधु से सतलुज तक, सिंधु से सतलुज तक तो देख लिया। मगर अब सतलुज से काली नदी जो है ना, वहां तक का जो हिमालय है उसे हम कहते हैं क्या,
उसे हम कहते हैं कुमाऊं हिमालय। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कुमाऊं हिमालय। यहां तक कई काली नदी होगी। तो अगर हम देखें तो सतलुज नदी से, जो सतलुज नदी है वहां से काली नदी का तक का जो हिमालय है ना, उसे क्या कहेंगे हम? काली नदी तक के हिमालय को उसे हम कहेंगे कुमाऊं हिमालय। क्या कहेंगे? कुमाऊं हिमालय। यहां से लेकर यहां तक का कोई एरिया होगा, ठीक है, इस तरीके से यहां से यहां तक एरिया होगा, ठीक, क्योंकि सतलुज से काली तक का बताना है, वहां तक का एरिया है। चलिए आगे चलते हैं। काली तथा तीस्ता नदियां नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती है। अब काली के बाद क्या आता है? वही तीस्ता आता है, वो नेपाल हिमालय है। चलिए देखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको ये बताया था। तो ये क्या सतलुज यहाँ पे है, क्योंकि सतलुज जो है यहाँ पे है, काली जो है यहाँ पे, ये हमारा हिमालय कौन सा हो गया था? अभी हमने देखा सतलुज और काली के बीच का हिमालय था, जिसे हमने कुमाऊं हिमालय कह दिया। अब काली और तीस्ता के बीच का जो हिमालय है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम नेपाल हिमालय कहेंगे, तीस्ता तक का। अब तीस्ता के आगे देखते हैं, नेपाल हिमालय तो नहीं के दिया। अब तीस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती है। अब तीस्ता और दिहांग की बात करेंगे तो तीस्ता तक तो हमने देख लिया था, क्या है? यहाँ तीस्ता है और यहाँ काली है, ये हमारा नेपाल हिमालय, और ये हमारा सतलुज है, और ये कुमाऊं हिमालय, और ये हमारा पंजाब हिमालय सिंधु तक का, ये पंजाब हिमालय हो गया, ये हमारा कुमाऊं हिमालय, और ये हमारा नेपाल हिमालय। और जो हमारी ये तीस्ता रिवर है, तीस्ता नदी, ये यहाँ पे कहीं दिहांग नदी होगी, तो यहाँ तक का हिमालय हमारा क्या हो गया? नेपाल हिमालय। सॉरी, यहाँ तक का हो गया हमारा असम हिमालय, असम हिमालय, ठीक है। तो ये हमने 4 भागों में इसे बांट दिया नदियों के प्रवाह के अनुसार। पश्चिम से पूरब की तरफ हम चले हैं। तो हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। इस तरीके से जो मैंने आपको बताया है, इसमें कई तरीके के क्षेत्र आते हैं, तो क्षेत्रीय नाम आपको जो है ज्ञात करने हैं कि भाई क्षेत्रीय नाम कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, इसका आप अच्छी तरह रिवीजन कीजिएगा। पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण मैंने बांट दिया इनको हिमालय में। अब चलिए आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय में हमने पढ़ा था, तीसरा भाग था ब्रह्मपुत्र हिमालय उत्तर से दक्षिण। तो ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनती है दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की और एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। तो क्या ब्रह्मपुत्र हिमालय, मैंने आपको उत्तर से दक्षिण में जो बता रहा था, तो सबसे ज्यादा टॉप पे हिमाद्री था, ठीक है। तो हिमाद्री पूरा इस तरह से फैला हुआ था, तो वो ब्रह्मपुत्र के उधर भी था। तो वो जो हिमालय है वो क्या करेगा? ये जो है ना, ये बैंड कट जाएगा। ये क्या करेगा? यहां से झुक के इधर आ जाएगा, यहां से जो है झुक के इधर बैंड कट जाएगा ब्रह्मपुत्र हिमालय जो, ठीक है। आप सबको समझने में आया? और इसी वजह से यहां पे भी हमें ऐसी श्रृंखलाएं जो है मिली। मेघालय का नाम देख लें आप, मेघालय इस तरीके से श्रृंखलाएं बनती है वहां पे, और जगह नहीं है हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में। तो इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। तो हमने देखा था, हमारा 2 तो देख लिए थे, पहला ब्रह्माद्री, दूसरा निम्न हिमालय, तीसरा हमने नहीं देखा था, वो क्या है? पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। तो देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र तो हमने देख लिया था, मगर जो ये जो बैंड होके ये जो करके हुआ है उसे क्या कहेंगे? उसे हम पूर्वांचल कहेंगे। हमने पूर्वांचल देख लिया। पूर्वांचल मतलब पूर्व में ही बनता है और कहीं नहीं बन सकता, वो भी मुड़ के, मोड़ तीखे मोड़ से, ठीक है। ब्रह्मपुत्र हिमालय के तीखे मोड़ से बनता है, तो पूर्वांचल हो गया। अब ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है, हमने मेघालय को देखा था, तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैलों में से बनी है, बिल्कुल बलुआ पत्थर से बनी है जो अवसादी शैलों में मिलता है। ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है।
पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियां शामिल है। इस तरीके की पूर्वांचल में जो है पहाड़ियां हैं जो शामिल है। ये देखिए यहाँ पे नीचे आपको बताई भी गई है, ये पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां देख लीजिए। तो ये आपका यहाँ पे हिमालय जो है खत्म होता है, यहाँ पे आपका हिमालय जो है खत्म होता है। अब हमने हिमालय तो देख लिया, उत्तर दक्षिण का भी देख लिया और पश्चिम टू से लेकर के पूर्व तक का भी देख लिया। अब हम देखेंगे हमारा उत्तरी मैदान। क्या देखेंगे? उत्तरी मैदान। चलिए देखते हैं। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। तो जो हमारा उत्तरी मैदान है ना, वो किससे मिलकर बना है? उत्तरी मैदान बना है सिंधु नदी से, गंगा नदी से एवं ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों से। इन सहायक नदियों से मिलकर बना है। चलिए देख लेते हैं। उत्तरी मैदान पे आ जाइए। अब हम यहाँ पे देखेंगे उत्तरी मैदान कहाँ पे है। ये देखिए हमारा, ये हमारा उत्तरी मैदान है। उत्तरी मैदान 3 प्रणालियों से बना है। एक तो हमारी गंगा नदी प्रणाली, एक हमारी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली और एक हमारी सिंधु नदी प्रणाली। वो तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो हमारी उत्तर पूर्व में, इन सहायक नदियों की प्रणालियों से मिलकर ये बना हुआ है हमारा उत्तरी मैदान। क्योंकि ये नदियां जो हिमालय के आसपास की तरफ से निकलती है और इस वजह से यहाँ पे कई तरीके के जो है ये क्या करेगी? निक्षेप करेगी। तो कई तरीके की पत्थर शेलें डालेगी, तो क्या ये उपजाऊ जलोढ़ भूमि बनाएगी। तो इसी वजह से ये जो है उपजाऊ भूमि होती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं। हमने देख लिया कि उत्तर मैदान इन सब से मिलकर बना हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। मैंने अभी आपको बताया जलोढ़ मृदा इस वजह से क्योंकि कई सारे शेल बनाते आते हैं इसमें कई सी जगहों से। तो लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपात में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। मैंने अभी आपको बताया था, वही है, इसमें कुछ और बताया नहीं। बेसिन का मतलब ही वही होता है। ठीक। अब इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। कितना? 7 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है उत्तरी मैदान। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। इतना बड़ा मैदान है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ भूमि है तो यहाँ पे खेती करना आसान है। तो इस वजह से ज्यादा जनसंख्या है। जैसे हमारा यूपी है, यूपी में ज्यादा जनसंख्या क्योंकि वहाँ की खेती जो है ज्यादा हो सकती है, वहाँ पे जलोढ़ भूमि, उत्तरी मैदान जलोढ़ भूमि है। तो समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। क्योंकि इतनी सारी नदियां हैं तो जल की प्रचुर मात्रा है। तो इन सारी कारणों से ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब चलिए आगे देखते हैं। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी। जो उत्तरी पर्वतों से आती हुई नदियां है ना, वो क्या करती है? निक्षेपण कार्य में लगी होती है। निक्षेपण मतलब वो वहां पे जो है कुछ ना कुछ डालती रहती है। शेलें जो है, पत्थर जो है वगैरह, जो कण है वो डालते रहते छोटे छोटे, जिनसे वो उपजाऊ होती है। तो नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है। अब नदी का जो निचले भाग है वो कम होता है ढाल, तो वहां पे गति जो है कम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदियां द्वीपों का निर्माण करती है। नदियां जो है द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदी द्वीप इनका निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएं या फिर उनकी जो ट्रिब्यूटरीज होती है ना, वो कहते हैं। आप सबने देखा हो गंगा की कई सारी ट्रिब्यूटरीज होती है। ठीक है, तो वो इसी वजह से होती है, क्योंकि यहाँ पे कई तरीके की चीजें जो है हमें देखने को मिलती जाएगी। अब जब चीजें देखने को मिलेगी तो सारी काम भी होंगे। ठीक है, तुमने ये सारे काम देख लिए। इन्हें वितरिकाएं या फिर ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, जो गंगा यमुना इन सब की होती है, क्योंकि जो है नदी द्वीपों में बढ़ जाती है, क्योंकि ढाल जो है कम होता है। तो इसे हमने वितरिकाएं देख लिया। आपसे पूछा इसका वितरिकाएं क्या है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं, यहाँ से। ठीक है, ये हमारा वितरिकाएं हो गया। तो हमारा यहाँ पे ये वाला पार्ट कंप्लीट है। अब बाकी जो उत्तरी मैदान के बारे में है और प्रायद्वीपीय पठार है, ये हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे पार्ट कंप्लीट होता है। तो
थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।